हम लोग अपनी बायोलॉजी की आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आपको लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने टीथ पढ़े थे और बक्कल कैविटी के पार्ट पढ़े थे। उसके बाद अभी आगे आपका उसी के नीचे जो ग्रास नली, उसके बारे में पढ़ना था हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रास नली जो होती है इसोफेगस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। एक ये होती क्या है, क्या करती है, ये जो हमारे पेट को, स्टमक को, ये बक्कल कैविटी, मुंह गुहा से जोड़ती है, कनेक्ट करती है वहाँ से, ठीक है। ग्रास नली हमारे पेट को बक्कल कैविटी से कनेक्ट करती है। इसके बाद अब देखो हमारे गले में क्या होता है, दो पाइप होते हैं। एक तो सामने पाइप होता है, सामने की तरफ आप गले में दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है विंड पाइप, मतलब ट्रैकिया बोलते हैं उसको, हिंदी में लिखवाया था मैंने। इसके जस्ट पीछे एक पाइप होता है, उसको बोलते हैं इसोफेगस, वो यही पाइप होता है इसोफेगस, उस वही होता है ग्रास नली, ठीक है। अब इसमें ऊपर एक, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉस्टिक, ठीक है, एपिग्लॉटिक। इसको क्या होता है, ये कैसी संरचना होती है इसके बारे में आप लोग लिख लेना एपिग्लॉटिक्स के बारे में, कि ये एक प्लेट नुमा संरचना होती है, ठीक है, प्लेट नुमा संरचना होती है। इसका कार्य क्या होता है एपिग्लॉटिक का, जब सांस लेने के समय ये क्या करता है, ग्रास नली को बंद रखता है। जब हम सांस लेते हैं तो ग्रास नली को ये बंद रखता है, जिससे एयर हमारे पेट में न पहुंच जाए। मतलब हम सांस लेंगे तो ये क्या करेगा, ग्रास नली को जो है बंद कर देगा, क्योंकि ग्रास नली जुड़ी होती है पेट से, तो हम सांस लेंगे विंड पाइप के जरिए, तो ये इस वाले पाइप को बंद कर देता है ऊपर से, जिससे क्या होता है, एयर हमारे पेट में ना पहुँचे, ठीक है। और जब हम खाना खा रहे होंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर ये विंड पाइप को बंद कर देगा। जब खाना खाएंगे तो विंड पाइप को बंद कर रखेगा, जिससे खाना क्या हो, हमारे फेफड़ों में ना पहुँच जाए, ठीक है। तो ये काम होता है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्या है कि जो हमारी ग्रास नली होती है ना, इसमें जो कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति होती है। ये पेपर में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझिए इसका मतलब, मान लीजिए आपने क्या किया, क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है, पुशअप के तरीके होता है, यानी एक पुशअप के समान, फूड पुशअप की तरह नीचे जाता है, ठीक है। क्या हुआ, बक्कल कैविटी से ये जुड़ी होती है ग्रास नली, हमने क्या किया, फूड हमने लिया, फूड यहाँ से मान लीजिए फूड है, फूड नीचे जाएगा, ठीक है, फूड जो है यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो नली क्या करती है, फूड के अकॉर्डिंग जो होता है अपने साइज को एडजस्ट कर लेती है। जब जैसे यहाँ पर पहुँचा तो इस जगह सिकुड़ गई, जो नीचे जाएगा, जैसे यहाँ से नीचे गया तो यहाँ पे सिकुड़ गई, ठीक है, सिकुड़ जाएगी, फिर यहाँ खुलेगी ऐसे करके, फिर खाना नीचे गया तो ये फिर ये बंद हो जाएगी, यहाँ खुल जाएगी, सिकुड़ जाएगी, मतलब फिर नीचे, ये इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, ठीक है। जब सिकुड़ती तो क्या होता है, दोनों तरफ से प्रेशर बनता है और फूड क्या होता है अपना आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ये मैंने खाने की वजह से आपको ये डिजाइन बना के दिखाई है, ठीक है। नीचे प्रेशर बनेगा तो खाना भी नीचे की तरफ जाएगा जब क्रमाकुंचन गति होती है। मेन सीधा मतलब है कि भोजन के अनुसार अपने आकार को व्यवस्थित करना ही क्रमाकुंचन गति कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्टमक, आमाशय, जिसको सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, पेट भी बोल देते हैं, स्टमक को ही पेट बोलते हैं। ये है आपका स्टमक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका शेप जो होता है जे शेप का होता है, रंग इसका कैसा होता है, हल्के लाल रंग का होता है, ठीक है, और लाइट रेड कलर में। स्टमक को क्या करते हैं हम लोग, तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं, तीन भाग में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से, पहला तो कार्डिया होता है। कार्डिया आपका जो होता है ये अपर पार्ट होता है, ऊपर की तरफ ये पार्ट है कार्डिया, ठीक है।
दूसरा भाग क्या होता है, लिखा हुआ है आपके सामने, फंडस। तीसरा भाग आपका होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक आपका ये वाला भाग है, नीचे वाला भाग। फंडस होता है बीच वाला भाग, पाइलोरिक होता है सबसे नीचे वाला भाग। ठीक है, तो पाइलोरिक क्या होता है, ड्यूडेनम जो होता है ना, ग्रहणी, ये मैंने फिगर बनवाया था पहले, ये ड्यूडेनम के साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ये अपर पार्ट है ना, ये ग्रास नली से जुड़ा होता है। कार्डिया जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है। ठीक है, फंडस होता है, मध्य भाग होता है, और ये पाइलोरिक होता है आपका, ये ड्यूडेनम के साथ में, ग्रहणी के साथ में कनेक्ट होता है। तो अब देखिए एक चीज़ और इसमें यहाँ पे होती है कि खाना जो है आपका कहीं ऊपर ना निकल जाए, बाहर ना निकल जाए, तभी ऊपर की तरफ दो वाल्व लगे होते हैं। ये देखिए, ये दो वाल्व लगे हुए नीचे, ये मतलब पेट में आपके खाना गया तो कहीं ग्रास नली के थ्रू बाहर ना निकल जाए, वापस बाहर की तरफ ना आ जाए, तो दो वाल्व लगे होते हैं। ऊपर के वाल्व को क्या बोलते हैं, इसोफेगल वाल्व। इन वाल्वों को बोलते हैं इसोफेगल वाल्व। ठीक है, इसोफेगल वाल्व। और नीचे वाले वाल्व को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व। ये जो आपका होता है पाइलोरिक वाला भाग है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख लीजिए, पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ऐसा ना हो कहीं छोटी आंच से खाना, जो जैसे नीचे ग्रहणी के थ्रू यहीं से छोटी आंच की स्टार्टिंग हो जाती है, खाना कहीं ऐसा ना हो छोटी आंच से वापस हमारे पेट में आ जाए। तो ये वाल्व क्या होता है, जब वो चला जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से खाना ऊपर पेट में ना आ जाए वापस। तो अब जो ये पाइलोरिक वाला भाग है ना, ये नीचे वाला जो भाग है पेट का, थर्ड पार्ट है जो, यहाँ पर जो है कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं। कुछ जो ग्लैंड होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस जगह पे पाई जाती हैं अपने यहाँ पे। यहाँ पर कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, ये देखिए नीचे वाले भाग पे। इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब जठर ग्रंथि बोलते हैं इसको। इसका हिंदी में नाम होता है जठर ग्रंथि। ठीक है, इसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि आमाशय में जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो क्या लिखेंगे आप, आमाशय के निचले वाले भाग पर। ठीक है, आमाशय के निचले वाले भाग पर। इसके बाद अब देखिए जठर ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जठर ग्रंथि के बारे में देखिए, ये लिखा हुआ है कि जठर ग्रंथि से नंबर एक चीज़ क्या होता है, जठर रस निकलता है इससे। ठीक है, जठर ग्रंथि से, जैसे लार ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है, लार निकलती है, वैसे ही जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ठीक है, और क्या होता है, जठर ग्रंथि में 3 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जठर ग्रंथि में 3 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 ऑक्सीनेटिक सेल, नंबर 2 मोइकस सेल, नंबर तीन में आता है जाइमोगिन सेल। ठीक है, ऑक्सीनेटिक सेल क्या करती है, ये HCl का उत्पादन करती है। ऑक्सीनेटिक सेल HCl का उत्पादन करती है आपका। ठीक है, और म्यूकस सेल हो गई, जाइमोगिन सेल हो गई। ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है, जो हमारी बॉडी में ये जो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है ना, उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। उसमें एंजाइम जो पाए जाते हैं उसमें पहला जैसे है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये दूध को दही बना देता है। ठीक है, दूध को दही बना देता है, और ये एडल्ट में नहीं होता है, बच्चों में होता है। दूसरा कौन सा होता है अपना, पेप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है, इसका काम होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और तीसरा जो होता है, तीसरा अपना होता है म्यूकस एंजाइम। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपने देखा प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। इसका मतलब क्या है
कि ध्यान से सुनना इस बात को, लगभग जो होता है 20 प्रकार के, जो लिख लेना आप चाहें, 20 प्रकार के एमिनो एसिड जो होता है ये मिलके 1 यूनिट प्रोटीन बनाते हैं। कितना? 1 यूनिट प्रोटीन। ठीक है, ऐसे समझो कि देखो एमिनो एसिड है, इससे क्या बना? मिलके पेप्टोन बना, पेप्टोन से मिलके क्या बना? प्रोटीन बना। ठीक है, अब वापस क्या होगा? 20 प्रकार के जैसे ये एमिनो एसिड थे, इन्होंने मिलकर पहले क्या बनाया? पेप्टोन बनाया। पेप्टोन मिलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब जब ये प्रोटीन वापस से ब्रेक डाउन होगा ना, टूटेगा जब, तो इसका ब्रेक डाउन होगा पेप्टोन में, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन वापस से टूटेगा जब पेप्टोन में टूटेगा, पेप्टोन का ब्रेक डाउन होगा एमिनो एसिड में। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आया कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है ना, प्रोटीन की एक बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन की हमारे जो बेसिक यूनिट होती है वो एमिनो एसिड होती है। जैसे प्रोटीन जो है अपना पेप्टोन में टूटा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आधा पाचन, मतलब पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, और एमिनो एसिड में तो प्रोटीन से, जैसे यहाँ से पूरा प्रोटीन से देखा जाए अमीनो एसिड तक के पाचन को क्या बोलेंगे? कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, मतलब पूर्ण पाचन। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसके बाद आगे क्या है? आगे हमको किसके बारे में पढ़ना है? जो अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका ऑक्सिंटिक कोशिका होती है वो किसका उत्पादन करती है? HCl का। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये आपका इतना। अब HCl का स्टार्ट करते हैं। HCl क्या होता है? HCl जो होता है ये एक एसिड होता है, हमारे पेट में जो एसिड बनता है, क्वेश्चन आता है कौन सा एसिड होता है, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसकी pH वैल्यू आप लोग लिख लीजिए, वहाँ साइड में लिखी हुई है 1.5 1.4 लगभग में। इसके बाद ऑक्जेंटिक कोशिका इसका उत्पादन करती है। ठीक है, HCl का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो होता है किलिंग बैक्टीरिया। मतलब क्या है इसका? कि भोजन में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, इन सभी बैक्टीरियाओं को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इन सभी बैक्टीरियाओं को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? दूसरा इसका मेन फंक्शन जो है कि यह क्या करता है? फूड को एसिडिक फूड में कन्वर्ट करता है। फूड को एसिडिक फूड में कन्वर्ट करता है, मतलब ये भोजन को सड़ने से बचाता है। तो आपको पता है कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर हमारे अंदर से पेट से निकाल के HCl को निकाल के हमारी बॉडी में डाल दिया जाए ना, तो स्किन हमारी जो है ऐसे जलेगी कि जैसे बॉडी में बैटरी वाला जो तेजाब नहीं होता है उसको पड़ने पे जलती है। इतना खतरनाक होता है एसिड। ठीक है, तो HCl की pH वैल्यू क्या होगी? 1.4। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? किलिंग बैक्टीरिया। और ये क्या करता है? फूड को एसिडिक फूड में कन्वर्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है? इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है आमाशय की प्रक्रिया। इतना ये आपका इसमें हो गया। आमाशय की प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। अभी तो इधर मैंने बायोलॉजी के वीडियो ही डाले हैं, साथ में आपका फिजिक्स के चल रहे थे, फिजिक्स के भी 2-3 वीडियो शायद आए हैं, अब उसको भी कंटिन्यू करेंगे। मैंने बायोलॉजी इसलिए खींच दिया क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो NTPC का एग्ज़ाम होगा, आपका TET का एग्ज़ाम होगा, CTET का एग्ज़ाम होगा, हर जगह जहाँ भी आप कहीं भी साइंस आएगी उसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसके बिल्कुल कदम से चलेगी ये चीज़। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट आपका छूटेगा या कोई भी चीज़ आपकी, कोई चीज़ नहीं छूटेगी, हर चीज़ में पूरी तरह से पूरी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसमें अभी जैसे पहले बायोलॉजी ख़त्म करेंगे और साथ में फिजिक्स को, इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। ठीक है, और अभी आपके बीच में आपका करंट अफेयर्स भी चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि SI वगैरह के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। जो आपका अभी नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद आपका शायद जनवरी में एग्ज़ाम भी होगा। SI का हो गया और TT हो गया, CTET हो गया, इन सब के तो एग्ज़ाम की डेट लगभग आई गई है। तो जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से प्रोत्साहन हो कि मुझे और ज़्यादा वीडियो बना सकूं, अच्छी क्वालिटी में दे सकूं। धीरे धीरे क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।